और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर दिल्ली से और ऋषि हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर का पहले रुख करना चाहूँगी। शंकर, वाकई में जंगल की आग की तरह ये खबर फैली और उसके बाद मुझे लगता है कि हर किसी की आंखें नम होंगी। दिल्ली में अभी क्या कुछ माहौल, क्या कुछ हलचल? रात 6 जंतर मंतर का ये जो रूट है वो अभी ठीक 10 मिनट पहले दिल्ली के जंतर मंतर स्थित उनका जो सरकारी आवास है, यहाँ पर बहन मायावती जो है वो पहुंची और यहाँ तकरीबन 10 मिनट रहने के बाद उनका सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के बाद, अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद मायावती यहाँ से ठीक अभी से 3 मिनट पहले यहाँ से निकल चुकी हैं। अब आज तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे उनके शव को यहाँ पर रखा जाएगा, पार्थिव शव को रखा जाएगा सुषमा स्वराज का। उसके बाद उनका जो शव है लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और बीजेपी मुख्यालय में 2:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान में होगा। तो 3 बजे के लगभग में वक्त मुकर्रर किया गया है अंतिम संस्कार का और वहां पर फिर जाके जो भी कार्यकर्ता पहुंचना चाहते हैं, जो भी नेता पहुंचना चाहते हैं, वो लोधी रोड स्थित शमशान घाट में पहुंचेंगे। अगर बात करें सुषमा स्वराज का, तो निश्चित तौर पे सुषमा स्वराज जैसे एक बहुमुखी प्रतिभा की जो एक ऐसी लीडर रही हैं जिसका पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उनकी तारीफ करता था, हर कोई उनकी प्रतिभा का कायल था। और शायद यही वो वजह है कि कल रात में जिस वक्त में तकरीबन 9:30 10 बजे के लगभग में जब ये खबर आई, जो खबरें निकल के आई कि एम्स में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां काफी गंभीर हालत में उनको पहुंचाया गया। बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के हो या अन्य दूसरी पार्टी के नेता हो, सब कोई एम्स पहुंच रहे थे, वहां पर पहुंच करके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। और निश्चित तौर पर हर कोई इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनके बीच में सुषमा स्वराज नहीं रही हैं। तो जिस तरह से कल देर रात तक की अगर बात करें एम्स से तकरीबन 12:30 1 बजे के लगभग में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पे लाया गया। हालांकि उनका पहले रिहाइश दूसरी जगह पे था, लेकिन जब इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही फिर नए सांसद आए तो उसके लिए उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ करके जंतर मंतर। शंकर, ये विश्वास करना वाकई में बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि इसको विश्वास करने में बहुत समय लोगों को लग जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सुषमा जी जुड़ती थी लोगों से, कल रात के बाद मेरी भी जितने लोगों से बात हुई, हर किसी को इतना दुख था। कुछ लोग जो उनसे मिले हुए थे वो कह रहे थे कि हम मिले हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी बेहतर, कितनी अच्छी महिला थी, कितनी अच्छी नेता थी, जो हर किसी को साथ लेकर चलती थी। लेकिन जो नहीं मिले थे उनसे, उनके मन में भी इतना दुख है। शंकर, उनकी बेटी बाहर रहती थी, तो क्या वो कब तक पहुंचेंगी या फिर वो इंडिया में ही थी? देखिए, उनके परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं वो धीरे धीरे सब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। घर के अंदर में कई पारिवारिक सदस्य, हालांकि अभी इस वक्त में अभी सुबह में घर के अंदर प्रवेश नहीं किया हूं, लेकिन जो तमाम उनके परिवार के सदस्य हैं, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है कल रात से, उसके बाद यहाँ पे सारे लोग पहुंच रहे हैं। उनके परिवार से काफी लोग घर के अंदर आ चुके हैं और उनके लोकसभा क्षेत्र से भी बाकायदा काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, विदिशा की बात करें, तो वहां से भी लोग जो है काफी लोग आ रहे हैं और अभी भी रास्ते में हैं जो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो ये एक ऐसे नेता की एक छवि है जिसको हर कोई जानने, जैसे ही इस दुख भरी खबर को जैसे जानकारी लोगों तक फैला, उसके बाद सब लोग आ रहे हैं। कल रात भर मैं यहाँ पे रुका रहा। कल रात तक यहाँ पे लोगों का जो तांता है वो लगा रहा आने का। और बात करें सुषमा स्वराज की, तो सुषमा स्वराज क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान जैसे देश में भी, वहां पे भी इनके फैन फॉलोअर्स बहुत रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक बच्ची का जो इलाज करने का मसला था वो काफी सुर्खियों में रहा था। वो खबर, एक बच्ची जो इलाज करना चाहती थी भारत में, उन्होंने उसके वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने सिर्फ सुषमा स्वराज को ट्वीट किया उन्होंने और उनके पिता ने ट्वीट किया था, याद है, और तुरंत रिस्पॉन्ड करती थी। ये उनकी इतनी अच्छी बात थी कि आप ट्वीट करिए और तुरंत रिस्पॉन्ड करिए। शायद हो सकता है कि इसके बाद और नेताओं ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया हो ट्वीट के जरिए, लेकिन सुषमा जी ने इस परंपरा को शुरू किया और ट्वीट के जरिए वो तुरंत लोगों से जुड़ती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सुनती थी और उसी टाइम सुनकर छोड़ दे, उस समस्या को
पूरा करती थी, उसकी परेशानी को दूर करती थी। ये उनकी खासियत थी। ऋषि भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ भोपाल से। ऋषि, विदिशा से उनका नाता, उनका लोकसभा क्षेत्र, और जैसा कि अभी शंकर बता रहे थे कि विदिशा से भी, उनके लोकसभा क्षेत्र से भी धीरे धीरे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल रात जब ये खबर फैली ऋषि, तो एक बार को किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। पहले सबने यही समझा कि शायद ये र्यूमर होगा। श्रद्धा, सही कहा आपने। पहले यही लगा कि ये एक र्यूमर है और एक फेक न्यूज़ है जो स्प्रेड हो रही है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और तकरीबन 10:45 के आसपास जब ये बात पुख्ता हो गई कि सुषमा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, ये भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुषमा जी इस तरह चुपचाप चले जाएंगी। आपने जैसे कि भी जिक्र किया विदिशा का, तो वाकई जो उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम जो समय था, बीते 10 साल का 2 कार्यकाल उन्होंने विदिशा से पूरे किए बतौर सांसद, ये काफी यादगार भी रहे विदिशा के लिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो भी उनके सानिध्य में आए, वो उनके संपर्क में आए, और एक बड़ा अच्छा रिश्ता, फिर चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या बाकी दलों के हों, सुषमा जी का सभी दलों के नेताओं के साथ एक बढ़िया रिश्ता हमेशा से रहा। विदिशा का जैसा आपने जिक्र किया, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। कुछ खबरें हमें भी मिली थी कि कुछ जो नेता हैं वो निकल चुके हैं दिल्ली की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। और एक बात जो मुझे याद आती है बार बार, जो अभी मैं पढ़ रहा था उनके बारे में भी, कि सिमरिया पठार, वो गाँव जो उन्होंने गोद लिया था, वहां पर भी काफी शोक का माहौल है। सिमरिया पठार जब उन्होंने गोद लिया था उसके पहले बड़ी खराब हालत में था, स्कूल भी नहीं था, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्होंने उसे गोद लिया तो माफ कीजिए, जो 1 साल का कार्यकाल, 1 साल का जो समय उन्हें मिला था, उसमें उन्होंने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। कुछ से कुछ हो गया सिमरिया पठार, तो वो लोग भी उन्हें आज याद कर रहे हैं। उनकी खासियत थी, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि उनको पता था कि कब उनको कहां कैसे काम करना है। और अपने घर के साथ साथ उन्होंने देश संभाला, उन्होंने, वो विदेश मंत्री नहीं, उन्होंने विदेश भी संभाला, वो पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने इतनी बेहतर तरीके से संभाला। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गांव गोद लिया, और ऐसा नहीं कि गोद लेके छोड़ दिया उसे, सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए गोद नहीं लिया, बाकायदा उस पर काम किया, उसकी स्थिति में सुधार किया। और ये उनकी खासियत थी। और जो एक उनके अंदर ममत्व वाली भावना थी, जो उनके अंदर ममता थी, वो वाकई में उनके नाम में भी माँ है, तो उनके नाम में ही माँ था, और यही उनकी खासियत थी। और आज यही वजह है कि सबकी आंखें नम है, सबको एक धक्का लगा है, विश्वास करने को कोई तैयार नहीं है। अगर हम पूर्व सीएम की बात करें ऋषि, तो वो उनको दीदी कहते थे। उन्होंने भी कहा कि ये वाकई में स्तब्ध हूं, और उनके लिए बड़ी बहन थी वो, और वो उनसे बाकायदा राय मशवरा भी लिया करते थे। बिल्कुल आपने सही कहा श्रद्धा। सिर्फ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, जो बाकी अन्य बड़े नेता हैं, सुषमा स्वराज की जनरेशन के बाद जो नेता आए हैं, उनमें से कईयों ने इस बात का जिक्र किया ट्वीट के जरिए कि उन्होंने सुषमा स्वराज के साथ रहकर काफी सारी चीजें सीखी। राजनीति में किस तरह से अपने दल के लोगों के साथ बाकी दल के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाया जाए, किस तरह अपनी राजनीति को और तेज किया जाए, ये सारी बातें सुषमा जी के व्यक्तित्व से उन्होंने सीखी हैं। और बड़ा अच्छी बात का आपने जिक्र यहाँ पर किया। मुझे याद आता है 30 मई का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था राष्ट्रपति भवन के बाहर, तो उस वक्त 2 लोगों पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। एक तो अमित शाह जो कि मंच पर पहुंच चुके थे शपथ ग्रहण के लिए, और सुषमा स्वराज जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। कई सारे सवाल उनकी तरफ थे कि अब सुषमा जी क्या करेंगे, सुषमा जी के राजनीतिक करियर का क्या होगा। लेकिन जब सुषमा जी लोगों के बीच आई तो अपनी उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ, वही सौम्य चेहरे के साथ लोगों से हाथ जोड़कर अभिनंदन उनका कर रही थी, स्वागत कर रही थी सभी का, और दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गई। तब ये लोगों को जाकर लगा कि अब शायद सुषमा जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तब तक लग रहा था कि शायद मंत्रिमंडल में रहेंगी, कोई ना कोई उनको पद मिलेगा। और एक चीज और कि जब आपने मुझे वो दिन याद दिलाया 30 मई का ऋषि, तो जब वो आई थी तो उनकी तो वो मुस्कान जो हमेशा याद रहेगी, चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी और एक तेज था उनके चेहरे पर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वहां पर थे, उनसे कितनी आत्मीयता के साथ वो मिली थी। कोई कह नहीं सकता कि ये 2 विपरीत पार्टी के लोग मिल रहे हैं जो दिन रात एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन उस समय जिस तरीके से वो मिली और जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी उनसे उतनी आत्मीयता से मिले, वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ था। शायद ये उनकी पर्सनैलिटी का असर था ऋषि। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा कि उनकी पर्सनैलिटी का ही असर था। फिर चाहे वो आक्रामकता हो या फिर शालीनता हो, दोनों को कब कहां किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये इसके तमाम सारे जो मिसाल हैं
वो सुषमा जी ने स्थापित किए हैं। मैं 1999 के चुनाव का जिक्र करना चाहूँगा। कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव था और सोनिया गांधी को वहाँ से उतारा गया था। पहली बार सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी और उनके अपोजिट सुषमा स्वराज को उतारा गया था। सोनिया गांधी जो हिंदी उस वक्त उतना अच्छा नहीं उनका उच्चारण था और ये उनके लिए एक माइनस पॉइंट था, लेकिन वहीं सुषमा स्वराज ने अपनी हिंदी भाषा का उतना इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वो कर्नाटक पहुंची तो उन्होंने कन्नड़ में लोगों से संवाद किया। उसके पहले उन्होंने बाकायदा कन्नड़ कई भाषाओं पर उनकी पकड़ थी और कल जब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से बात हुई तो उन्होंने भी मुझसे यही बोला था कि कई भाषाओं पे पकड़ वाकई में वो अद्भुत थी। उन जैसा कोई और आ पाए इसकी शायद कल्पना करना भी मुश्किल, और इस भरपाई को तो खैर कोई भी नहीं इस खामियाज इसको भर पाएगा जो क्षति इस समय हुई है देश की। शंकर, बहुत बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी के लोगों को ही धक्का लगा हो, कई विपक्ष के लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि वाकई में बहुत बड़ी क्षति, चाहे मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ही बात क्यों ना करूं। देखिए, कल देर रात में एम्स अस्पताल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मेरी व्यक्तिगत तौर पे बातचीत हुई और शिवराज सिंह चौहान भी काफी उस वक्त में भावुक थे और हालांकि वो बात करने की कंडीशन में भी नहीं थे, इतने भावुक थे, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट किया गया कि आपका सुषमा स्वराज जी के साथ में काफी एक आत्मीय संबंध रहा है, काफी एक करीबी संबंध रहा है, चाहे राजनीतिक हो या व्यक्तिगत तौर पे आप एक दूसरे को बहुत मानते थे। तो उसके बाद वो इतने भावुक होते हुए कहा कि वो दीदी थी, हम चाहे उम्र में जो भी हो लेकिन हम लोग उनको प्यार से दीदी कहते थे, और कहते कहते काफी भावुक हो गए। तो और उन्होंने एक बात और कहा कि उनका जाना हम सबों के लिए, एक बीजेपी नहीं पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मेरे लिए खासकर वो व्यक्तिगत तौर पे काफी बड़ी क्षति है जो कभी भरा नहीं जा सकता है। तो ये कहना था शिवराज सिंह चौहान का। इसके साथ ही बहुत सारे जो नेता है, यहाँ तक कि सोचिए कांग्रेस के जो नेता, जो वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आए, गुलाम नबी आजाद भी आकर वो भी वहां पर श्रद्धांजलि देने और अंतिम दर्शन करने के लिए एम्स अस्पताल में आए थे। तो एक छवि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा नेता की थी जो बाकायदा चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो हर जगह पे लोग वहां पे आते थे और सुषमा स्वराज से मिलते थे। और यही एक शायद इसी बात का तकाजा है कि जिस वक्त में अगर विदेश मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय जब तक सुषमा स्वराज के पास रहा वो ट्विटर पे पूरा अपने मंत्रालय को ले आई थी। ट्विटर पे क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी आपसे जुड़े हुए कहीं मसले हो, बात करें चाहे सऊदी अरब में कुछ लोग फंस गए या कहीं और दूसरे देश में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप सुषमा स्वराज को एक मैसेज ट्वीट कीजिए, उसका समाधान आपको तुरंत वहां कितना आसान बना दिया था मंत्रालय को उन्होंने इतना आसान बनाया था उनसे जुड़ना कि आप परेशान हैं उनको ट्वीट करिए और तुरंत रिस्पॉन्ड भी वो करती थी। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनके बारे में जो मुझे लगता है हमेशा ही होती रहेंगी, और भी कुछ बातें जो मैं जरूर करूंगी, चर्चा करूंगी।